अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल में दर्ज हुए कुछ नए मुकदमात के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के मुकदमात पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है एहसास ही बनाता है रिश्ते, हवस तोड़ देती है नाते। धनी बख्श कोट इलाका है कराची का, जहां से केस आया रिश्तों की पामाली का। कराची से आया सोबिया का केस। तो फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, पहले उन लोगों से बदला लेना है। जुर्म जब करता है कोई भी इंसान, उठाना पड़ता है उसे हर सूरत नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। तो तू अच्छी तरह जानता है मोना। एहसास रिश्तों की बुनियाद है और अगर एहसास ही खत्म हो जाए तो फिर रिश्ते भी बाकी नहीं रहते। कराची के इलाके धनी बख्श कोट से आया एक ऐसा ही केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। रिश्तों की पामाली की ये कहानी कराची के इलाके धनी बख्श कोट से शुरू होती है, जहां सोबिया अपने शौहर नजीर के साथ रहती थी। सोबिया की नंद अजरा और उसका खामिद मुर्तजा भी उसी घर में सोबिया और नजीर के साथ रहते थे। सोबिया और नजीर की शादी 3 साल पहले हुई थी और इस दौरान उनका एक बेटा पैदा होकर फौत हो गया। नजीर मेहनत मजदूरी करता था, जबकि उसकी बीवी सोबिया कहीं घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी। सोबिया का नंदोई मुर्तजा एक बंगले पर चौकीदार की हैसियत से काम करता था। अपनी शादी के बाद से ही मुर्तजा अपनी बीवी अजरा के साथ उसके वालिदैन या भाई के यहाँ रहता था। अजरा और मुर्तजा का एक बच्चा भी था और मुर्तजा के काम काज पर ठीक से ध्यान ना देने की वजह से अजरा को भी अपने बच्चे की और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए मेहनत मजदूरी करना पड़ती थी। मुझे तो जब से शादी हुई है यहीं अम्मी लोगों के पास छोड़ा हुआ है। यहीं पर ही मैं रह रही हूँ, अपना खुद कर रही हूँ, अपना खुद खा रही हूँ, बच्चे को भी पाल रही हूँ। मुर्तजा काम चोर तो था ही और उसके साथ साथ उसका किरदार भी मशकूक था। अजरा को उसके रिश्तेदार कई बार मुर्तजा की गलत हरकतों के बारे में बता चुके थे, मगर वो जब भी उससे इस सिलसिले में बात करती तो वो कसमें खाकर उसे यकीन दिलाता कि वो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करता। रिश्तेदारों से सुना है कि रिश्तेदारों में थी बातें, लेकिन फिर वो मैं पूछती तो कसमें कुरान उठा लेता, फिर एतबार दिला देता, लेकिन लोगों से मैंने सुना था। अजरा मुर्तजा की बातें सुनकर मुतमईन हो जाती, मगर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मुर्तजा की वो हरकतें जिन पर वो कसमें खाकर पर्दा डाल दिया करता था, आगे चलकर उसके घर की तबाही का सबब बनने वाली थी। यूं ही दिन गुजरते रहे और बिलाखिर 7 जनवरी 2013 को वो दिन आया जब मुर्तजा ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए रिश्तों के तकद्दुस और एहतराम को पामाल कर दिया। 7 जनवरी को मुर्तजा सुबह 10 बजे घर आया और आकर अजरा की भाभी सोबिया से पूछा कि अजरा कहाँ गई है। सोबिया ने कहा कि उसकी तबीयत खराब थी और वो रात को शायद अपने वालिदैन के हाथ चली गई थी। 10 बजे का टाइम था, मैं काम पे जाती हूँ 10 बजे सुबह। ये आया था, बोलता है अजरा कहाँ है। मैंने कहा मुझे तो नहीं पता, वो तो रात को ही चली गई थी, मेरे साथ वाले कमरे में रहती है। फिर पूछने लगा आप कहाँ जा रही हो, मैंने कहा मैं काम पे जा रही हूँ। बोलता है मैं आपको छोड़ देता हूँ। सोबिया मोटरसाइकिल पर बैठकर मुर्तजा के साथ चली गई, मगर मुर्तजा ने उसे बहाने से कहा कि अजरा की तबीयत अगर खराब है
तो वो पैसे लेने के लिए लाजमी बंगले पर गई होगी। तुम मेरे साथ चलो और उसे मिलकर वापस आ जाना। यहाँ से मैं इसके साथ गई मोटर बाइक पे। वहाँ पे जब रास्ते में मैं काम पे उतरने, मैंने बोला अब तार दो। बोलने लगा अरे मुझे रात को अजरा का फ़ोन आया था, अभी फ़ोन आया था, शायद वो बंगले पे चली गए, तुम बंगले पे चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे काम पे छुट्टी नहीं करनी। नहीं तुम बंगले पे चलो, उसकी तबीयत खराब है। सोबिया उसकी बात मानकर उसके साथ चल दी। वहां पहुंचकर मुर्तजा ने कहा कि अजरा नीचे तय खाने में होगी जो मुर्तजा को रहने के लिए मिला हुआ था। आओ वहां देखते हैं। लेकिन सोबिया जब तय खाने में गई तो वहां कोई भी नहीं था। जब मैं बंगले पे इसके साथ गई तो ऊपर इसने उतारा, नीचे बोलता है नीचे अजरा बेसमेंट में कमरा बना हुआ है, बोलता है वहां पे। मैं गई तो वहां पे कोई नहीं था। सोबिया ने अजरा को वहां ना पाकर क्या किया, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। सोबिया ने अजरा को वहां ना पाकर शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुर्तजा उसे वहां लेकर क्यों आया है। मुर्तजा ने सोबिया के शोर मचाने पर पहले उसे गालियां दी और फिर उसे मार पीट कर वहां रस्सियों से बांध दिया। मैंने भी बदतमीजी की। मैंने कहा कहाँ है तू, मुझे इस तरह क्यों लेके आए। फिर ये भी बदतमीजी करने लग गया, मारने लग गया मुझे, मार के इसने मुझे बांध दिया। मुर्तजा ने सोबिया को रस्सियों के साथ बांधने के बाद उसे ज्यादती का निशाना बनाया। सोबिया मुसलसल रोती चिल्लाती रही मगर मुर्तजा ने उसकी एक न सुनी। फिर उसके बाद ये गलत गलत बातें करता है। उधर सोबिया का शौहर नजीर अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी को घर ना पाकर उसने उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया मगर सोबिया का कहीं कोई पता न चला। नजीर ने अपने बहनोई मुर्तजा को भी फोन करके अपनी बीवी के बारे में पूछा मगर मुर्तजा ने कहा कि उसे कुछ पता नहीं। यहाँ रिश्तेदार हैं हमारे, उनके घर पे देखा कि कहीं भी नहीं है। तो मैं फिर मुर्तजा को फोन किया। मैंने बोला कल अजरा की तबीयत खराब थी, शायद हो सकता है कि ये दोनों वहां चली गई। तो मुर्तजा से पूछा तो उसने बोला भाई मेरे पास नहीं है। 3 दिन तक मुर्तजा ने सोबिया को अपने पास ही रखा और इस दौरान वो उसे मुसलसल ज्यादती का निशाना बनाता रहा। तीसरे दिन शाम के वक्त मुर्तजा ने सोबिया को साथ लिया और उसे अपनी साली सोनिया के घर छोड़ने चला गया। रास्ते में उसने सोबिया को धमकी दी कि उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा। उसने मुझे धमकी दी थी किसी को कुछ नहीं बोलना, मार डालूंगा वरना। मुर्तजा ने सोबिया को सोनिया के घर के बाहर छोड़ा और दरवाजा खटखटाकर खुद वहां से वापस चला गया। सोबिया उस वक्त बहुत बुरी हालत में थी। मेरे हस्बैंड ने दरवाजा खोला तो देखा मेरी भाभी बाहर पड़ी हुई थी, चलने की हालत में नहीं थी। बदन पे बहुत खरोंचे वगैरह थी, कपड़े वगैरह फटे हुए थे, चादर से बस खाली लपेटा हुआ था। तो इसलिए अंदर लेके आए तो मैंने अपने शौहर के सामने इससे कुछ नहीं पूछा क्योंकि जब जा रहा था तो मेरे शौहर ने देखा कि इसका बहनोई छोड़ के जा रहा है। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। बाद में मैंने पूछा तो उसने बताया। मैंने अपने भाई को टेलीफोन किया, वो आके ले गए। मेरी अम्मी आई, मेरे भाई आए, लेके चले गए। सोबिया ने जब अपने शौहर नजीर को पूरी बात बताई तो नजीर ने अगली सुबह ही थाना सचल में पुलिस से राबिता करके अपनी मुद्दत में अपनी बीवी के साथ ज्यादती का मुकदमा अपने बहनोई मुर्तजा के खिलाफ दर्ज करवा दिया। नजीर का कहना है कि मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उसे पुलिस एहलकारों को रिश्वत भी देना पड़ी। बोला 10,000 रुपये लेंगे, एफआईआर काटेंगे, आपके साथ जाएंगे, वहां से उसको लेके आएंगे। एनी टाइम पे मेरे पास जेब में 5,000 रुपये पड़े हुए हैं। तो बोला अच्छा ठीक है 5,000 दो, एफआईआर काटते हैं तुम्हारे।
मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने जाकर उसी बंगले से मुर्तजा को हिरासत में ले लिया। पुलिस की हिरासत में मुर्तजा ने कहा कि उसे इस बारे में इल्म ही नहीं है कि सोबिया घर से गायब रही है। मुझे नहीं पता 3 दिन गायब रही है या 20 दिन रही है, मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। मुर्तजा का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसकी बीवी अजरा को उससे तलाक दिलवाना चाहते थे, मगर उसके इनकार करने पर उन लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर उसे हवालात में बंद करवा दिया। 2 महीने हो गए अपने घर पे बैठे हुए थे, तलाक मांग रहे थे, बोला बच्चा लिख के दे दो। मैंने कहा बच्चा तो मैं नहीं लिख के दे सकता हूँ। इस वजह में इस इल्जाम में लगा के मुझे बंद करवा दिया। मुर्तजा एक बार फिर खुद को सच्चा साबित करने के लिए कसमें खाकर कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। मैं इस बात की कसम देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कलमे की कसम खाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ। मुर्तजा की कस्में, उसके दावे और बयान तो अपनी जगह, मगर सोबिया का तिब्बी मुआयना करने के बाद डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की है कि सोबिया के साथ ज्यादती हुई है। मेडिकल कराया, मेडिकल में आया कि इसके साथ ज्यादती हुई है। पुलिस की कार्रवाई के बाद मुर्तजा ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुझे पूछगिछ की है, उसने अपनी गलती का एतराफ किया, उसको चालान करके अदालत में पेश किया है। जिसके बाद मुर्तजा का अदालत में बयान दिलवाकर जुडिशियल रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया। मुर्तजा के जुर्म के बारे में उसकी बीवी का कहना है कि उसे उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसने गुनाह किए, बहुत बुरी हरकत, जलील हरकत की है, उसे सजा होनी चाहिए। मुर्तजा को उसके जुर्म की सजा तो अदालत से ही मिलेगी, मगर उसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए रिश्तों के तकद्दुस को जिस तरह पामाल किया, वो एक नाकाबिले माफी गुनाह है। एसपी मूसा उम्मीद करता है कि पुलिस मुर्तजा के जुर्म से मुतल्लिक तमाम सबूत और शवाहिद को अदालत में पेश करके उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा जुर्म करने की जुर्रत न कर सके। तो फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, पहले उन लोगों से बदला लेना है। ब्रेक के बाद देखिए, जुर्म जब करता है कोई भी इंसान, उठाना पड़ता है उसे हर सूरत नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। मोना जुर्म इंसान अपनी मर्जी से करे या फिर मजबूरी में, वो हमेशा उसे तबाही की तरफ ले जाता है। नवाज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा, लेकिन फिर कभी भी इस दलदल से ना निकल सका। आइए सुनते हैं जुर्म और इबरत की एक अनोखी दास्तान। मेरा नाम नवाज है। अंडरवर्ल्ड में मेरी शनाख्त नाजे के नाम से थी। मैं शायद जुर्म की दुनिया में कभी ना जाता, लेकिन हालात ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से मैं वापस नहीं मुड़ सकता था। जहाँ मजदूरी करने गया था, वहाँ उन लोगों ने मुझ पर चोरी का मुकदमा बना दिया और मुझे जेल हो गई। जेल में मेरी मुलाकात अरशद से हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई और हम एक ही दिन जेल से रिहा होकर आए। तो फिर क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, पहले उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे इस हाल में पहुंचाया। बदला भी ले लेंगे। चला, पहले तुझे पहानीडो से मिलवाता हूँ। वो कौन है? ये सारा इलाका उसी का है। यहाँ कोई भी काम उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता। क्या समझा?
तू कब से उसके साथ काम करता है? जब बच्चा था, जेब काटने से लेकर काले धंधों तक ये सारे काम उसी ने मुझे सिखाए। जेल जाने से पहले इस इलाके के तमाम धंधे मैं ही संभालता था और अब भी मैं ही संभालूंगा। तो क्या सारी जिंदगी इसी इलाके में रहेगा? क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चल, कहाँ चल रहा? चल। वहां से हम सीधे पा नीदू के डेरे की तरफ चल पड़े। रास्ते में अरशद मुझे अपने धंधे की सब बातें समझाता रहा। पा नीदू 40-45 साल का एक रोबदार आदमी था और जब्बार उसका खास आदमी, जिसकी अरशद के साथ ज़्यादा नहीं बनती थी। पा नीदू अब खुद काम कम ही करता था। ज़्यादातर उसका काम अरशद और जब्बार ही संभालते थे। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, अच्छा हुआ तू आ गया। तेरे बगैर धंधा चौपट हो गया था। क्यों बाजी, मेरे अलावा यहाँ कोई और काम का बंदा नहीं है क्या? देख ले पा, इसने आते ही फिर वही बातें शुरू कर दी हैं। मैं बोल रहा हूं ना। अब बोलने दो बाजी। इसे इसके अलावा और आता ही क्या है? तू भी छोड़ दे ना, पीछे ही ना पड़ जाया कर इसके। मुन्ना, ये कौन है? नवाज, जेल में मेरे साथ था। जिगर है अपना बाजी। एतबार का बंदा है। हाँ, जान लेगा भी और जान देगा भी। ये मुन्ना का गारंटी है। मुन्ना का गारंटी, अपनी गारंटी। तो सुन मुन्ना, एक पार्टी को लाना है। ये जब्बार तो ला नहीं सका, तू लेकर आएगा। तुम एक दफा ऑर्डर लगाओ पाजी, पार्टी तुम्हारे कदमों में होगी मुन्ना। हाँ मुन्ना। उस दिन के बाद मैं उस गैंग का हिस्सा बन गया था। पा नीदू ने जिस बंदे को अगवा करने का कहा था, अरशद ने उस बंदे को अगवा करने का सारा मंसूबा मुझसे बनवाया। हमने बंदे को उठाया और उसके तावान की रकम भी ले ली, लेकिन तावान की रकम का बंटवारा पा नीदू ने खुद करना था। उस दिन जब हम रकम लेकर पा नीदू के पास गए तो पाजी, इस काम में इसका हिस्सा नहीं बनता था। जाने दे, बच्चा है अपना। फिर क्या हुआ जो आजकल इसका हाथ नहीं बैठ रहा? तो फिर ये धंधा छोड़ दे। अब ये मुझे बताएगा कि किसको धंधे पे रखना है और किसको निकालना है? ए मुन्ना, ये बताएगा मुझे? ए, पिस्तौल नीचे रख, नीचे रख पिस्तौल। पाजी, इसे कह दे कि पिस्तौल नीचे रखे, वरना काम खराब हो जाएगा। पिस्तौल और चल। बदले की आग को बुझाने के लिए जुर्म का रास्ता अख्तियार करने वाले नवाज की कहानी में आगे क्या हुआ, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद देखिए, जुर्म जब करता है कोई भी इंसान, उठाना पड़ता है उसे हर सूरत नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। तू कहना क्या चाहता है? बदले की आग को बुझाने के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार करने वाले नवाज की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। ये ले अपना हिस्सा और चल। अरशद और मैं हर काम अपनी जान जोखिम में डालकर करते थे और जब्बार उसमें से मुफ्त का हिस्सा ले जाता था। अरशद रफ्ता रफ्ता इस बात से तंग आ गया था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था। पा नीदू के नाम से ही उसकी जान जाती थी। उस पर पा नीदू का खौफ बैठा हुआ था। एक दिन अगर आज हम पकड़े जाते तो पुलिस हमें पार कर देती। शुक्र है यार बच गए। बैग उठा लिया था? हाँ गाड़ी में पड़ा। चल चल पानीडो के पास चल। नहीं, बैठ जा। क्या मतलब? अगर पैसे देने हम उसके डेरे पे गए तो वो अपनी शराइ से बात करेगा। अगर वो यहाँ आएंगे तो हम अपनी शराइ से बात करेंगे। तू कहना क्या चाहता है? हम पाजी को पैसे देंगे, जब्बार को नहीं। चलो ऐसा करके भी देख लेते हैं। अरशद को मेरी बात ठीक लगी थी। शाम तक पा नीदू के फ़ोन आने लगे, लेकिन हमने भी फ़ोन नहीं उठाया और उसे जिच करने लगे। फ़ोन ना उठाने का फ़ैसला मेरा था, ताकि पहले ही झटके में हम उसका गरूर तोड़ सकें, उसको याद दिला सकें कि गेम हम करते हैं और वो मुफ्त की रोटी तोड़ता है। तीर निशाने पर बैठा था। फोन क्यों नहीं उठा रहा? पा तुझे कब से फोन कर रहा है? चल तुझे पा ने बुलाया है। पा को कह यहाँ आ जाए। बकवास बंद कर। तेरी ये औकात, तू पा को यहाँ बुलाए? जितना कहा है ना सिर्फ उतना सुन। ज्यादा आकर दिखाई तो तू अच्छी तरह जानता है मोना। बहुत महंगा पड़ेगा। तू जानता है पा को? अगर हम बोले नहीं जानते तो? तू शायद नया है, पर ये तो इसी धंधे का खिलाड़ी है। ये सब कुछ जानता है। चल बेटा चल निकल। जो तूने कहना था ना कह लिया। चल 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 निकल, दिमाग खराब ना कर। चल अब क्या होगा? पानी आएगा और हिस्सा भी नहीं लेगा। हमें अपने बंदों को चौकस करना होगा, चार्ज लेना होगा। अगर आज ना हुआ ना तो फिर कभी नहीं होगा। ठीक है चल फोन लगा। हेलो। उस दिन हमने अपने साथियों की मदद से पा नीदू के सारे लोगों को वहाँ से भगा दिया था। अब हम इलाके के बेताज बादशाह बन गए थे। ऐसा नहीं था कि हमने पा नीदू को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। वो कहीं ना कहीं सीन में मौजूद था। वो धंधे का पुराना और मंजा हुआ खिलाड़ी था। उस दिन मैं गांव में अपने घर वालों से मिलने गया हुआ था, जब पा नीदू ने एक चाल बिछाया। बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना तुझे, अभी पिघलाता हूं तेरी चर्बी।
जुर्म की राह पर चलने वाले नवाज की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, जुर्म जब करता है कोई भी इंसान, उठाना पड़ता है उसे हर सूरत नुकसान। देखिए मेरी कहानी में। नीडो भाई, जुर्म की राह पर चलने वाले नवाज की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना तुझे, अभी पिघलाता हूं तेरी चर्बी। नीदू ने अरशद को मार दिया था और हमारे एक खास आदमी बिल्लू को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया था ताकि वो मुझे बता सके और मैं उसकी दहशत के खौफ से वहाँ से भाग जाऊँ या पा के सामने झुक जाऊँ, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। 3 साल तक मैं नीदू और उसके करिंदों से छुपता रहा और इस दौरान बिल्लू ने मेरा हर तरह से साथ दिया। इसी दौरान हमने कई बार नीदू को मारने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुए और फिर हमने एक फैसला कर लिया जब्बार को मारने का, ताकि नीदू की ताकत को आधा किया जा सके। बेटा तुम क्या समझे थे? सिर्फ तुम ही चाल चल सकते हो। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम अरशद को मार के इस धंधे के बेताज बादशाह बन जाओगे? नवाज भाई, टाइम जाया मत करो, इसे गोली मारो और काम खत्म करो। और इसकी ये जुर्रत, ये जब्बार को गोली मारे। जब्बार के मरने की देर थी कि नीदू के लोग हमें पागल कुत्तों की तरह तलाश करने लगे। उसने शहर में हर जगह पर अपने बंदे हमें ढूंढने के लिए लगा दिए थे और यही हम चाहते थे। तेरे प्यार में सनम दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया, मैं तेरे प्यार सनम। नीडो भाई, जब्बार, दारा, कोई नहीं आएगा। उन दोनों को मैंने मार दिया। नवाज भाई, अब निकलो यहाँ से। ये ना हो कि इसके दूसरे साथी आ जाए। हमने नीदू को मार दिया। मैं इस धंधे में इसलिए आया था कि मुझे उन लोगों से बदला लेना था जिन लोगों ने मुझे चोरी के इल्ज़ाम में अंदर करवाया था। उनसे बदला लेकर मैं इस धंधे को छोड़ सकता था, लेकिन मैं
इसमें ऐसा धंसा कि निकल ही नहीं पाया। पा नीतू को मारने के बाद मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और अब जेल में अपनी सज़ा काट रहा हूँ और वहाँ ऐसे लोगों को समझाता हूँ जिनके बारे में लगता है कि वो मेरी ही तरह की मंजिल के मुसाफिर बन जाएंगे और फिर उनके हाथ आएगा तो सिर्फ पछतावा पछतावा। बदले की आग इंसान को इस दुनिया में बड़े से बड़ा गुनाह करने पर भी मजबूर कर देती है। अगर मुआशरा और निजाम इंसाफ करना सीख जाएं और लोग मुआफ करना, तो शायद जुर्म के इस तरह के वाकयात से बचा जा सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, घर की छत पर कर रहे थे जोड़ तोड़, नीचे गली में हुआ शोर, नाहिद को गली में खड़ा पाया, मारा पीटा शोर मचाया, हवेली लखा से आया कुदरतुल्लाह का केस। अब्बा प्लीज, आप एक दफा उससे मिल तो लें। कोई जरूरत नहीं है मुझे उससे मिलने की। वालिदैन की नहीं मानी बात, जिंदगी हो गई बर्बाद। देखिए मेरी कहानी में मेरा फैसला। झूठ बोल रही हो तुम, मुझे पता है तुम भी मुझसे उतना प्यार करती हो जितना मैं करता हूँ।